नए साल में बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ माँ भारती की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में प्रोफेसर अनिल जैन साहब, राजेश ओबराय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन जातक की कुंडली की एनालिसिस एक ट्यूटोरियल के रूप में स्टेप बाय स्टेप प्रोफेसर जैन साहब करेंगे, उसके वर्ड डिटेल्स हम दे चुके हैं सर। मगर मैं चाहूँगा हमारे दर्शक कुछ चर्चा प्रारंभ करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जाने। सर, ये जातक जो हैं आज हमारे 16 साल के हैं, और सर आपने 25 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करना चालू कर दिया था। और हमारे राजेश ओबराय जी तो 70 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन की सर। और हमने राजेश ओबराय के साथ साथ कुछ समझने की कोशिश की। तो सर, हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर ए ह्यूमन बीइंग और ए चाइल्ड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सर, मेरा वैसे मानना ये है कि हम लोग तो साइंस के छात्र थे, तो साइकोलॉजी भी हम लोगों ने रुड़की में पढ़ी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के रूप में। और मेरा सर मानना है कि सिर्फ साइकोलॉजी से काम नहीं चलता, ये आपके जो प्लैनेट्स हैं इनका खेल बड़ा होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस स्टेज में, किस कक्षा से इसकी पढ़ाई किस लेवल तक अगर कर दी जाए तो हमारे पास अच्छे नागरिक भी पैदा होंगे, अच्छे इंजीनियर भी पैदा होंगे, अच्छे प्रशासक भी पैदा होंगे, अच्छे बिजनेसमैन भी पैदा होंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सुधीर जी और राजेश जी। आपने आज से एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ज्योतिष पहले पढ़ना भी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो किस उम्र से शुरू करना चाहिए। देखिए, वैसे तो किसी भी विद्या को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसा आपने खुद ही कहा कि राजेश जी 70 साल की उम्र में सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मैंने 25 साल की उम्र में सीखना शुरू किया। तो उम्र कोई नहीं होती, बट ज्योतिष का जो उपयोग है, पूरी दुनिया इसका उपयोग कर रही है। और बहुत ही एक मैं कहूँगा कि यूजफुल और प्रोडक्टिव मैनर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और खास तौर से हम जितने भी जो हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, ज्योतिष का इस्तेमाल तो हर स्टेज पर होता है, बिना हर कदम पर होता है। उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ते। हमारे कोई भी त्योहार हो, कोई भी मुहूर्त हो, सारे ज्योतिष के ऊपर आधारित हैं। और इवन जो बेसिक चीज है, ल्यूनर कैलेंडर, जिसके बेसिस पर हम लोग सारे त्योहार बनाते हैं, मुहूर्त बनाते हैं। और इंडिया में नहीं, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, मुस्लिम वर्ल्ड में चले जाइए, सब ल्यूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और ताज्जुब की बात मैं कहता हूँ कि आज जो है इंडिया में शायद या और जगह भी नॉलेज ही नहीं है इस कैलेंडर के बारे में। एंड दिस कैलेंडर इज सो साइंटिफिक कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कैलेंडर बना कैसे होगा जो है। और हर समय, हर जितना भी जो भी त्योहार होते हैं, एक हम मजाक का विषय बन जाते हैं कि आज मनाएं या कल मनाएं। और लोग कहते हैं कि ज्योतिषियों में ही जो है वो एक मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मत नहीं है, इस ओनली क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में जो है। तो अगर हम बेसिक नॉलेज शुरू से दे दें बच्चों को जो है, प्राइमरी एजुकेशन के, तो सवाल ही नहीं आएगा। हर व्यक्ति तो मानता है इसको, हर स्टेज पर हम फॉलो करते हैं। तो बेसिक नॉलेज अगर आ जाएगी तो क्या बुराई है उसमें। हम सबको ये इस तरह की जो संशय हैं कि आज मनाएं या कल मनाएं, ये करें वो करें, और जो खास तौर से जो पंडित लोग लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, उससे तो हर आदमी बचेगा। हर हर व्यक्ति वो के द्वारा वो, हर व्यक्ति उनको मतलब जो पंडित लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो प्रिडिक्शन आप छोड़ दीजिए, प्रिडिक्शन को एक तरफ रख लीजिए। दिस इज अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। कम से कम अपने आप को तो आप मैनेज कर ही सकते हैं ना, अपने आप को तो गाइड कर सकते हैं। और अपने आप को मैनेज करके, अपने आप का मैनेजमेंट करके, ये सेल्फ मैनेजमेंट करके, आप अपने पोटेंशियल को बहुत बढ़ा सकते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, मानसिक शक्ति, उसका हम 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। और अगर सेल्फ मैनेज करके उसको हम 15, 20, 25% कर लें, तो वी कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। हर व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनेगा सबसे पहले तो।
और अगर जिस प्रोफेशन में है उसमें हमारी क्षमता या प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, तो उससे हर किसी को फायदा होगा। और इवन आजकल जो हम इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, हार्ट, कार्डियक अरेस्ट, आजकल पता लगा, पिछले अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी 7 साल के बच्चे को हुआ, किसी ने मुझे बताया 3 साल के बच्चे को हुआ, अभी 40 साल का व्यक्ति कोई डेथ हो गई। तो ये रोज जो हो रही हैं बीमारियां जो हैं, इतने कैंसर के केसेस हो रहे हैं, तो उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर हमें मिलेगी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके द्वारा भी हम अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हर तरह से मतलब फायदा होगा अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, मैं नहीं कहता कि प्रिडिक्शन आप पढ़ाइए शुरू से बच्चों को, जो प्रिडिक्शन का कोई फायदा ही नहीं है, प्रिडिक्शन इज जस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो कम से कम जो बेसिक नॉलेज देकर हम अपने जो भी हम जीवन है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारी हेल्थ है, उसमें हम काफी हद तक उसमें सुधार कर सकते हैं। यही मेरा पर्पस है, इसी उद्देश्य से हम लोग काम भी कर रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की। और प्रिडिक्शन वगैरह की हम बात ही नहीं करते, प्रिडिक्शन तो आप छोड़ दीजिए मान लीजिए, लेकिन उसका कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो तो आप दीजिए, उसको नॉलेज देने में क्या प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी जैन साहब। अब जिन जातक की हम वो बच्चा है 16 साल का, उसकी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। वो उसके पेरेंट्स विशेषकर, मेरे ख्याल से बच्चों में भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि कौन सा प्रोफेशन उन्हें चूज करना चाहिए। वो पायलट बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा, वो विदेश जा पाएगा नहीं जा पाएगा। वैसे तो ये उम्र 16 साल की कुछ नहीं होती, मगर बच्चों में जिज्ञासा होती है कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारी ज़िंदगी पूरी होगी नहीं होगी। तमाम के प्रश्नों पर आदमी जूझता रहता है। सर, मेरा सिर्फ अपने व्यूअर से ये भी कहना है कि आज से 20 साल पहले, सर, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, और बहुत बड़े नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर थे। वो 15 मिनट के लिए 5,000 रुपये लेते थे सर। और एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा भी ठीक से एनालाइज करके ट्यूटोरियल तो दूर की बात है। और मुझे तो लगता था वो झूठे पंडित थे। इस तरह का व्यवसाय सर चल रहा है। और हमारे जातक लोग तो एक के साथ चार फ्री, कोई दो फ्री क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप कवर तो सभी करें, मगर मेन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर बताओ। ओवर टू यू प्रोफेसर जेंस। हम्म। हाँ जी सुधीर जी, तो जैसा आपने कहा कि हमारा पैसा कमाना इस प्रोग्राम के द्वारा कोई उद्देश्य नहीं है, और जो भी हम लोग एक नॉमिनल चार्ज भी कर रहे हैं वो एक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए है। तो जो भी इसमें सहयोग दे रहे हैं मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उनका भी एक सहयोग रहेगा इसमें जो है। एनीवे हम लोग जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है, या बच्चे की कुंडली जो प्राप्त हुई है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 2009 है, और समय है रात को 11 बजकर 13 मिनट, और प्लेस है देहरादून। और इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। पहले तो कौन सा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये इच्छा इनकी पायलट बनने की है, पायलट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बट मेन जो प्रश्न है इनके कि क्या स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, और दूसरा पायलट बनने का कोई योग है भी या नहीं है इस हॉरोस्कोप में, उन दो को हम थोड़ा सा डिटेल में एग्जामिन करते हैं आज। तो ये इनका बर्थ चार्ट है, और मैं साथ में नवांश कुंडली भी बना देता हूँ एक। तो ये बर्थ चार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम प्लैनेट की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि हॉरोस्कोप किस तरह का है। ये लग्न होता है फर्स्ट हाउस, इसका लॉर्ड मंगल है, मार्स है। और मार्स जो है ये फोर्थ हाउस में आप देख रहे हैं प्लेस्ड है। और ये हम कहते हैं त्रिकोण, ट्राइन हाउस है, और ये क्वाड्रेंट या केंद्र हाउसेस है। तो ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये राजयोग कारक बन जाता है, अर्थात लग्न जो है वो का लॉर्ड है, राजयोग कारक है। और हम देख रहे हैं कि लग्न को सिर्फ
केतु का एस्पेक्ट है और किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है। तो लग्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, और लग्न इंडिकेट्स योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल, कि किसी भी व्यक्ति को अगर लाइफ में कोई अच्छी पोजीशन को अचीव करना है तो लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर दिख भी रहा है, यहाँ पर जो है क्लियरली जो है। और दूसरा ये है कि जो मून एंड मार्स का कंजंक्शन है यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में चंद्रमंगल योग कहते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। इसको बहुत बड़ा एक लक्ष्मी योग भी कहते हैं। और मुझे एक श्लोक भी ध्यान आ रहा है उसमें, जो हमारी मानसागरी बुक है उसमें इसके बारे में लिखा है कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत् ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमुष्यते, कि जिस जातक के जन्म के समय चंद्रमा और मंगल का युति होती है उस जातक के घर से लक्ष्मी जी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। अब क्वेश्चन ये आता है कि लक्ष्मी जी का संबंध यहाँ कैसे हो गया। तो मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और प्लैनेट मंगल जो है वो उसको एनर्जी एनर्जी देता है। तो जब माइंड हमारा कंटिन्यूअसली एनर्जाइज होगा तो नेचुरली वी डेवलप सम स्किल विच इज अनपैरेलल। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत पैदा होगी जो और लोगों में नहीं होगी। जैसे मैंने कहा ना कि अपने माइंड का हम 10% इस्तेमाल करते हैं, तो मून और मार्स का अगर युति है तो हो सकता है हम 15-20% उसको करेंगे। और जैसे हम 15-20% करेंगे, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुनर या कुछ ना कुछ ऐसी स्किल जो डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली लक्ष्मी जी अपने आप ही साथ रहेंगी, अपने आप ही पैसा आएगा आपके पास जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि लक्ष्मी जी ऐसे जातकों के घर से अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि इन लोगों में अपना कुछ ना कुछ ऐसा हुनर होता है, ऐसी कुछ ना कुछ स्किल होती है, कोई ना कोई खास बात होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से योग जो है बहुत पावरफुल बन जाता है। और उसके अलावा दूसरी बात क्या है कि लग्न का लॉर्ड मंगल है, और मंगल के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। जुपिटर इधर है, मरकरी और वेनस यहाँ पर है। तो एक तरह से लग्नादि योग बन जाता है। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो चंद्रादि योग भी बन जाता है। मून भी जो है बहुत पावरफुल हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में जो है। और खास बात जो लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, कि गुरु जो है नीच का है, मरकरी जो है वो नीच का है। तो अक्सर लोग कहेंगे ये तो दो प्लानिट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिट हैं, नॉलेज के प्लानिट हैं, नीच के हैं तो शायद बहुत खराब स्कोप होगा। नहीं, ज्योतिष में एक नीच भंग राजयोग होता है। और अगर हम पहले गुरु की बात करें, कि गुरु बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लानिट है, नीच का उसका होना और उच्च का होने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो ये नीच का प्लानिट है। तो एक कंडीशन होती है कि अगर प्लैनेट की नीच की राशि का लॉर्ड और उच्च की राशि का लॉर्ड अगर आपस में केंद्र में होते हैं, तो वो उस सिचुएशन में नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग का मतलब है कि प्लैनेट का सिर्फ डेबिलिटेशन ही कैंसिल नहीं होता, प्लैनेट बिकम्स राजयोग कारक प्लैनेट, इट बिकम्स बेटर देन एन एग्जॉल्टेड प्लैनेट। तो इसकी जो नीच की राशि का लॉर्ड शनि है जुपिटर की, और उच्च की राशि का लॉर्ड मून है, तो दोनों आपस में केंद्र में है यहाँ पर। तो जुपिटर बिकम्स वेरी पावरफुल, although it looks to be debilitated, but it is a Rajयोग कारक, it is better than an exalted planet। फिर मरकरी को देखते हैं। मरकरी भी नीच का है, तो उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर नीच के प्लैनेट के साथ उच्च का प्लैनेट भी अगर पॉजिटेड है, प्लेस्ड है, तो भी उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर मरकरी के साथ वीनस उच्च का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो मरकरी का भी यहाँ पर नीच भंग हो जाता है। एक गुरु चांडाल योग होता है, जब गुरु के साथ राहु का कंजंक्शन हो। बट यहाँ पर अगर हम डिग्री देखें तो इनमें करीब 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री का। तो एग्जैक्टली मैं इसको गुरु चांडाल योग नहीं कहूंगा, क्योंकि 10 डिग्री का अंतर काफी होता है, तो राहु का इतना कोई विशेष इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा जो है। इसके अलावा जो बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं यहाँ पर, आपको ताज्जुब होगा कितने सारे राजयोग बन रहे हैं।
पहले तो इसका लॉर्ड यहाँ त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में एक राजयोग ये बना। फिर इसका लॉर्ड नाइन्थ हाउस का भाग्यस्थान का लॉर्ड फोर्थ हाउस में मून, एक राजयोग ये बन गया। तीसरा, ये जो सेवेंथ हाउस है इसका लॉर्ड वीनस है, ये फिफ्थ हाउस में है, तो ये भी एक राजयोग बन गया। और इसके अलावा यहाँ पर कई प्लैनेट या अपनी अपनी राशियों को भी देख रहे हैं। तो कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि को देखता है तो उस हाउस के लिए राजयोग कारक हो जाता है। शनि अपनी राशि को देख रहा है, मरकरी अपनी राशि को देख रहा है, तो ये जो 11th हाउस और फोर्थ हाउस के लिए राजयोग कारक भी बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लग्न चार्ट को देखें तो इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट एक्चुअली, और हर जैन तरह साहब, से बहुत पावरफुल एक चार्ट है। हाँ। जैन साहब, इसके इसके और अलावा मार्स और मून भी राजयोग बना रहे हैं। मार्स और सैटर्न भी राजयोग बना रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने कहा है ना कि, हाँ वही मैंने कहा कि ये बहुत पावरफुल राजयोग है। मून और मार्स का जो युति है यहाँ पर, वो इटसेल्फ लक्ष्मी योग हम बोलते हैं इसको, जो है चंद्र मंगल योग हम बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम रश्मिकरण भी देखें। रश्मिकरण नॉर्मली लोग देखते नहीं है, बट आज क्योंकि मौका है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बताता हूँ कि रश्मि किरण इज मोर देन 40। मैं टोटल रश्मि किरण की बात कर रहा हूँ। और कहते हैं कि जो 25 रश्मि, ये मतलब एक तरह से हर चीज का इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स है, लेबर इंडेक्स है, तो मैं कहूँगा ये लाइफ इंडेक्स है हमारा। और अगर जब भी रश्मि किरण 25 से ज्यादा होती हैं तो दैट पर्सन हैज एन एक्सॉल्टेड लाइफ। और जो बुक्स हैं हमारी, खासतौर से पराशर और शास्त्र, जो बेसिक हमारा शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति की रश्मि किरण 50 होती है, 50 से ज्यादा होती है, तो वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है, मतलब किंग ऑफ द किंग्स होता है वो। तो यहाँ 40 हैं, तो ये रश्मि किरण भी मैं कहूँगा बहुत अच्छी हैं। तो उस ये रश्मि किरण भी ये इंडिकेट करती है कि इस व्यक्ति की जो लाइफ होगी काफी अच्छी रहेगी, काफी एग्जॉल्टेड लिविंग रहेगा इस व्यक्ति का जो है। और यहाँ भी नवांश चार्ट में भी शनि देखिए उच्च का है, और सन का प्लेसमेंट भी लग्न में है, और सन जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ भी नीच के प्लैनेट के साथ उच्च का प्लैनेट, और वैसे भी जब 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में होता है, इट्स वंडरफुल योगा फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ भी जो सैटर्न की पोजीशन है बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा जब हम अब पहले स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे सबसे पहले, तो क्या स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए इस बच्चे का जो है, और फिर हम थोड़ा सा ये भी चर्चा करेंगे कि पायलट के लिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन है या नहीं, क्योंकि वो बच्चा जो है पायलट बनना चाहता है। तो एक चार्ट होता है D24, चतुर्विशांसम चार्ट कहते हैं। और इस चार्ट में सबसे पहले तो हम लग्न को देखते हैं कि लग्न अगर वेल प्लेस्ड है तो पर्सन विल हैव ए गुड एजुकेशन, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है। तो यहाँ पर लग्न का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा यह है कि जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, तो दैट इंडिकेट द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, दैट इंडिकेट द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो प्राइम एफएसआई जो लग रहा है कि शनि जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, शनि। और शनि जो है वो एक प्लैनेट है टेक्निकल एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह होती है। और शनि की जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, वायु तत्व का प्लैनेट है एक्चुअली में। तो इससे जो ये लग रहा है कि जो स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है वो कुछ टेक्निकल होनी चाहिए। और खास तौर से मंगल का भी एसोसिएशन है, और मंगल भी एक हमारे टेक्नोलॉजिकल फील्ड को इंडिकेट करता है, इंजीनियरिंग फील्ड को इंडिकेट करता है। तो ये लग रहा है कि, और क्योंकि ये वायु तत्व है शनि जो है, तो जो स्ट्रीम होना चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में जैसे इंजीनियरिंग करना। और इंजीनियरिंग में भी अब क्योंकि उनका पायलट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम देखेंगे कि कुछ कनेक्शन है एरोनॉटिक्स से या स्पेस इंजीनियरिंग वगैरह से। तो अगर वो होगा तो नेचुरली वो पायलट वगैरह भी बड़ी आसानी से बन सकते हैं। और पायलट के लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है?
पहली चीज तो एयर में रहना है, एटमॉस्फेयर में रहना है। तो एयरी साइन होते हैं हमारे ज्योतिष में, और वो तीन होते हैं, एक जेमिनाई, एक लिब्रा और एक एक्वेरियस। तो वो तीनों साइन प्रोमिनेंट होने चाहिए पायलट बनने के लिए, पहली चीज। या किसी को स्पेस इंजीनियरिंग में करना है, नॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये एरी साइन प्रोमिनेंट होने चाहिए। और खास तौर से वर्गो साइन, खास तौर से वो पायलट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्गो साइन इंडिकेट डिटेल्स एंड द परफेक्शन ऑफ डिटेल्स एक्चुअली। और नेचुरली जब हम पायलट बनेंगे तो ये चीज़ बहुत जरूरी भी है उसमें जो है। और जहाँ तक प्लैनेट का सवाल है पायलट बनने के लिए, उसमें कुछ प्लैनेट हैं, जैसे राहु है। राहु कहते हैं कि इट इंडिकेट न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी। फिर शनि है। शनि जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल नॉलेज है, टेक्नोलॉजी से रिलेशन है, और इसका जो एलिमेंट है वो एयर है। वो भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होना चाहिए यहाँ पर। मंगल है। मंगल भी एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेशन है ही है उसका। और दूसरा सा इट मेक्स द पर्सन एडवेंचरस, थोड़ा सा लाइफ में एडवेंचर करना, रिस्क लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना, वो भी जरूरी है एक पायलट के लिए जो है। तो मंगल का रोल भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और खासतौर से मरकरी। मरकरी एक तो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। मरकरी जो है एक बेसिकली ट्रैवल का भी एक प्लैनेट है। एंड इट आल्सो इंडिकेट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि जब आप पायलट होते हैं, विदेशों में जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के साथ आपका सामना कर, मतलब आपकी वो आपका कांटेक्ट होता है। तो मरकरी का रोल भी होना चाहिए। और कहते हैं केतु, केतु भी जो है, जो हमारी हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्लैनेट है, शनि है, मंगल है, मरकरी है और राहु केतु है। ये पायलट बनने के लिए प्रोमिनेंट होने चाहिए। और एरी साइन, जैसे मैंने कहा कि जो जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, वो भी प्रोमिनेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी हमने साइन की बात की, जैसे ये थर्ड साइन है जेमिनाई, तो इसका भी अगर आप, इसमें कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इसको लॉर्ड को देखें तो मरकरी, मैंने कहा कि नीच भंग हो जाता है, ट्राइन में उसका प्लेसमेंट है, वीनस के साथ उसका प्लेसमेंट है। तो ये साइन जो है हम कहेंगे प्रोमिनेंट है। फिर सेवेंथ साइन को देखिए, इसका लॉर्ड वीनस है, ये भी उच्च का है, ये भी उच्च का है। और जो एक्वेरियस साइन है, इसमें तो ये तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो रहा है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का। तो ये साइन भी जो है बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। और इसके बाद जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि यहाँ पर काफी वेल प्लेस्ड है, और अपने जो फोर्थ हाउस को उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है। राहु केतु का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। केतु का नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। और मंगल हमने देख ही लिया, लग्न का लॉर्ड है, सच ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन दिस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप। मरकरी का निष्भंग हो ही रहा है, तो मरकरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और एक चीज और है, कहते हैं कि अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड किसी भी त्रिकोण हाउस में हो, टेंथ हाउस का लॉर्ड, तो भी एक पायलट का योग बनता है। तो यहाँ पर भी जो टेंथ हाउस का लॉर्ड सन है, वो फिफ्थ हाउस में या ट्राइन हाउस में प्लेस्ड है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सारे ही प्लैनेट और सारी ही राशियां जो एक पायलट के लिए जरूरी हैं, वो यहाँ पर हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि जो भी इनकी इच्छा है वो हर हालत में पूरी होगी। और लेकिन एजुकेशन मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल फील्ड से कनेक्टेड होनी चाहिए, मे बी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग टाइप का उसका इंडिकेशन हमें मिलता है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा इस हॉरोस्कोप को देखकर, यहाँ अगर आप देखें तो फोर्थ हाउस मैंने कहा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि शनि भी देख रहा है, चंद्र मंगल योग है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का। और मून भी बहुत स्ट्रांग है, मून के साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। और साथ में जैसे मैंने कहा ना, सन है, केंद्र का लॉर्ड है, त्रिकोण हाउस में है, इट्स वेरी स्ट्रांग प्लैनेट। सैटर्न इज आल्सो वेरी स्ट्रांग प्लैनेट, यहाँ भी उच्च का है। तो जिस व्यक्ति के फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो, मून बहुत स्ट्रांग हो,
और सन और सैटर्न बहुत स्ट्रांग है। तो पहली चीज तो यह है कि ही कैन अचीव एनी पोजीशन इन द लाइफ। और खास तौर से ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे के लिए ये अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ही विल बी वंडरफुल पब्लिक फिगर, बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर बनेगा ये व्यक्ति जो है। और उसमें चांसेस ये है कि जैसे एक्टिंग हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ या पॉलिटिक्स हुआ, इन तीन फील्ड में जो इसके योग हैं बहुत एक प्रोमिनेंट योग हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक पब्लिक फिगर बनने के बहुत अच्छे यहाँ पर योग नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या जो भी उसकी इच्छा है पायलट बनने की, उसके लिए भी पूरे योग हैं, उसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। और अल्टीमेटली जो है ही विल बी ए वंडरफुल पब्लिक फिगर, कहीं ना कहीं जाकर आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ रुझान होगा किसी और चीज में, या हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में चला जाए अल्टीमेटली जो है। तो उससे भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हॉरोस्कोप जो है बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। मैरिज का जहां तक सवाल है, मैरिज हम लोग 7th हाउस से देखते हैं, 7वां भाव है ये। इसको गुरु देख रहा है और राहु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। तो गुरु, मंगल, शनि, राहु, तो तीन तो मैलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं। शनि है, मंगल है और राहु है, बट साथ में जुपिटर भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है। और वैसे ही हम नवांश में भी देखते हैं कि नवांश में भी जो लग्न है, सन सैटर्न तो है यहाँ पर जो है, केतु इधर है, मंगल यहाँ देख रहा है, और किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। तो ये मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। बट पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ पर भी जुपिटर 7th हाउस को देख रहा है, और नवांश चार्ट में भी जुपिटर जो है वो 7th हाउस को देख रहा है। तो दैट इज सिल्वर लाइनिंग कि इतना मैलेफिक एसोसिएशन होने के बावजूद भी हो सकता है ठीक रहे। और खास तौर से जब 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में होता है, तो इट इंडिकेट द लव मैरिज और द मैरिज विद द नोन पर्सन। तो जो मैरिज होगी वो किसी ना किसी नोन पर्सन से ही होगी या लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, क्योंकि लग्न बहुत स्ट्रांग है, लग्न का लॉर्ड मंगल जो है, जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो हेल्थ से संबंधित तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, बल्कि हेल्थ तो इसका स्वास्थ्य बच्चे का अच्छा ही होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अच्छा ही नजर आता है इसमें जो है। तो ये बेसिकली एनालिसिस है बच्चे का जो है। सर विदेश जाने के लिए बता दें, उन्होंने पूछा तो था सर। हाँ, विदेश जाने की पॉसिबिलिटी काफी है, क्योंकि विदेश हम लोग 12th हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से। और 12th हाउस का लॉर्ड जो है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ एक शनि का ही एसोसिएशन है, जो शनि कारक है इस हाउस का जो है। और इसका लॉर्ड वीनस है, वीनस इज वेरी वेल प्लेस्ड। और जैसे मैंने कहा ना कि जब हम विदेश जाते हैं तो 4th हाउस भी थोड़ा अफ्लिक्टेड होता है, तो 4th हाउस का भी थोड़ा अफ्लिक्शन है। बट 12th हाउस जो है बहुत बेनिफिकली डिस्पोज्ड ऑफ है। इसका मतलब विदेश जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या विदेश से कनेक्शन इसका काफी रहेगा। और ऐसे लोगों को जनरली पॉसिबिलिटी होती है विदेश में सेटलमेंट होने की भी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब। रईस ओबराय जी, नाउ इट इज योर टर्न टू आस्क एनी क्वेश्चन। अपना म्यूट आप ठीक कर लीजिए सर, ये हूँ म्यूट पे। जैन साहब बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है। पर जैन साहब अभी हमको थोड़ा सा डाउट ये हो गया, 7 और 5 का कनेक्शन होता है तो लव मैरिज होती है कि इट कैन बी विद नॉन पर्सन, दोनों चीजें ट्रू है क्या? नहीं, एक ही मतलब है, मतलब नॉन पर्सन होगा जब उससे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, जब भी तो होगा ना उससे जो है। तो वही लव मैरिज ही हो गया एक तरह, विद नॉन ओके, सेम पर्सन थिंग। मीन्स कि जिसको आप जानते हैं पहले से। हम्म। और जैन साहब ये 12वां घर ठीक है बहुत स्ट्रांग है, पर उसके लिए चौथा हम्म। घर मैलेफिक होना चाहिए, मैलेफिक तो नहीं है, चौथा घर तो बहुत ही बढ़िया है। मैं है ना, देखो मंगल है, शनि है, दोनों तो देख रहे हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि अफ्लिक्टेड नहीं है, बट समहाउ और ये तीनों मैलेफिक बेनिफिट का प्लैनेट, भी है, तो हमने कहा है जी।
तो फिर भी मैलेफिक भी मंगल सारे वगैरह बहुत हैं। अच्छे योग कारक बन नहीं चुके नहीं, हैं, सैटर्न भी। एक अकेला तो ठीक है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा मैलेफिक का एसोसिएशन हो जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव ओके हो सर। जाता है। जैसे मंगल है, शनि भी देख रहा है उसको, राहु इधर है, शनि इधर है, तो सारे मैलेफिक का भी एसोसिएशन है। बट तीनों ओके, पॉजिटिव क्लियर सर। बेनिफिक का भी एसोसिएशन होने से न्यूट्रलाइज हो गया वो। थैंक यू जैन साहब। तो बस थैंक यू। यू हैवी मन, मगर क्योंकि सर समय है, आज हम चर्चा कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा के बारे में। सर मेरा विचार तो ये था कि जो सोशल स्टडीज बच्चों को जो पढ़ाई जाती है, मेरे ख्याल से 5th क्लास तक पढ़ा दी जाती है शायद, नहीं तो आगे तो शायद पढ़ाई जाती है 8th तक जरूर। उसमें एक छोटा सा चैप्टर प्लैनेट्स वगैरह के बारे में और साइकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, ईगो सुपर ईगो वगैरह, थोड़ा सा ज्ञान अगर दे दिया जाए तो बच्चों का कुछ इंटरेस्ट भी जगेगा और वो अपने बारे में सोचने भी लगेंगे, दूसरे की साइकोलॉजी पढ़ने भी लगेंगे और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को प्लेनेट के सापेक्ष रिलेट भी करने लगेंगे। तो सर ये वैसे तो आपका आगे का भी सोच होगी कि कैसे, कब आदमी ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई करे एस्ट्रोलॉजी में, कल कब वो रिसर्च करे, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा ज्ञान दें हमारे दर्शकों को। देखिए, ये सोशल स्टडीज का विषय नहीं अच्छा। है, दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो इसको या तो ज्योग्राफी में रखो या मेन साइंस का पार्ट बनाओ इसको। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था, जब फरवरी 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूजीसी ने जो एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि इस सब्जेक्ट को हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी किया था, कि यूनिवर्सिटी से कहा था कि आप अपने प्रपोजल दीजिए इसको पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और रिसर्च लेवल पर जो है। और उस टाइम पूरे देश में हंगामा हुआ था, आपको अगर ध्यान होगा। और बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, पीपल वेंट टू द कोर्ट। पहले, सबसे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गए, वहां उन्होंने कहा नहीं, वी कैन नॉट इंटरफियर इन द गवर्नमेंट डिसीजन। फिर लोग नहीं माने, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसकी काफी सुनवाई हुई, काफी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर जो है। यू नो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, एंड दिस इज व्हाट इज रिटन एक्चुअली, यू कैन सी द जजमेंट आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एंड व्हेन वी कंसीडर एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस, तो व्हाई कांट वी कंसीडर एस्ट्रोलॉजी आल्सो एज ए साइंस। पहली चीज तो ये कहा। और दूसरा कहा कि विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी कई जगह इस विषय को पढ़ाया जा रहा है। और हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत का विषय है, वेदों का विषय है, तो हमें पढ़ाने में इतनी शर्म क्यों आती है इसको जो है। हम क्यों नहीं पढ़ा सकते इसको जो है। और उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस, इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड एट दैट टाइम। तो इसके बावजूद भी अब क्या आपत्ति है, हम सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हमने शुरू कर दिया, ऑलरेडी कोर्सेज रन हो रहे हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं। तो अगर हम बेसिक बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, और जो हम दिन प्रतिदिन जो इनके जाल में फंसे हुए होते हैं ना, जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनके जाल से बच जाएंगे, बहुत फायदा होगा। हम अपना जो है अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडितों के पास, और वो आपको मिसगाइड करते हैं। और मिसगाइड करने से आप नेचुरली चक्कर में आ जाते हैं, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी लाइफ को खराब करते हैं जो है। फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे, जो कम से कम अपने आप को तो ठीक कर सकते हो ना, अच्छे इंसान भी बन सकते हो, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप काफी प्रोडक्टिव भी बन सकते हो। जैन सर, साहब एक क्वेश्चन। हाँ श्योर। हम्म। जैन साहब, ये मून राहु का शक्ति योग कब बनता है? हाँ जी। मून और राहु मून राहु शक्ति का योग कब बनाते हैं? हाँ हाँ, इनका वंडरफुल। एसोसिएट। देखिए, हाँ, मून राहु का शक्ति योग बेसिकली जेमिनी सिस्टम के हिसाब से बनता है, कि अगर ये ये दो प्लैनेट मून और राहु, इनका एसोसिएशन 5th या 9th हाउस के साथ होता है, एंड दैट टू बाई जेमिनी एस्पेक्ट। क्योंकि जेमिनी एस्पेक्ट में प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होता, वो राशि एस्पेक्ट होता है। और राशि एस्पेक्ट में जो मूवेबल साइन है वो फिक्स साइन को एस्पेक्ट करते हैं, एक साथ वाले साइन को छोड़कर।
और फिक्स साइन वाले मूवेबल साइन को एस्पेक्ट करते हैं, और जो डुअल साइन होते हैं 3 6 9 12, वो आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। तो इनका अगर मून और राहु का एसोसिएशन 5th या 9th हाउस में हो रहा है, या तो प्लैनेटरी प्लेस्ड हो दोनों, या एक प्लैनेट हो एक एस्पेक्ट कर रहा हो, या दोनों में से कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, तो दोनों उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि शक्ति योग बन जाता है। अब शक्ति तो आपको मिली, तो शक्ति का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? पॉजिटिव वे में, प्रोडक्टिव वे में, या डिस्ट्रक्टिव वे में, जो है दोनों तरह से आप कर सकते हो शक्ति का इस्तेमाल जो है। तो वो भी हम लोग बता सकते हैं कि ये व्यक्ति शक्ति का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए करेगा, प्रोडक्टिव मैनर में या डिस्ट्रक्टिव मैनर में जो है। तो उसके लिए कहा कि अगर ये इस योग के साथ मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, अशुभ ग्रह का एसोसिएशन होता है, तो हम उस शक्ति को, बुराई को दूर करने में करते हैं, मतलब अच्छे काम के लिए करते हैं, प्रोडक्टिव यूज के लिए करते हैं। और अगर इस योग के साथ किसी भी शुभ ग्रह का एसोसिएशन होता है, तो उस शक्ति का उपयोग हम खराब अच्छाइयों को दूर कर, अच्छाइयों को मतलब खराब करने के लिए करते हैं। इट इज रिवर्स हो गया तो यार। नेगेटिव पर्पस के लिए या डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। हाँ, रिवर्स है कि अगर ये मैलिफिक का है तो हम बुराइयों को दूर करने के लिए, और वो है तो हम शुभ प्लैनेट का तो अच्छाइयों को खराब खत्म करने के लिए करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल योग होता क्लियर है, जैन जिनको साहब। भी ये। हाँ। प्रोफेसर जैन साहब, एक जिज्ञासा हमारी है। जिज्ञासाएं तो तमाम जी। भी हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ कि वैसे तो आप काफ़ी शीर्ष पद से रिटायर हुए, तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, मुझे ये लगता है कि बहुत सेल्फ अवेयरनेस देता है, जैसा आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई हम्म। प्रेसिडेंट, कोई बहुत बड़ा सीईओ, कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी एस्ट्रोलॉजर भी हो और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया हो, इसका ही है। इसकी कोई एग्जाम्पल अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो सर बताएं हमें। क्यों नहीं है? देयर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, दे आर ऑक्युपाइंग वेरी हाई पोजीशन एंड दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। हमारे ये राव साहब हुए, के एन राव जो है, इज ए वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, एंड ही वाज फ्रॉम द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ही वाज इन टॉप पोजीशन। आप जी। जो उनकी बात करते हैं, जो इसमें अमेरिका में हैं, जिनके प्रिडिक्शन आते रहते हैं, जिन्होंने बुक लिखी है, क्या नाम है उनका? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव एक्चुअली। तो ही इज इन सच ए गुड पोजीशन, हाईली क्वालिफाइड। एंड हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं लोगों को, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैनी सीईओज ऑफ द कंपनी, दे have joined astrological classes, and what they say कि now we are going to make use of AI in this। तो हो सकता है कि धीरे धीरे अपने आप ही इसमें बहुत मेजर चेंज आए, और शायद लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसमें जो है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे पद पर नहीं है कोई एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर अच्छे पद पर इसलिए नहीं है कि पहले ये लोग विद्या सिर्फ अनएजुकेटेड लोग ही सीखते थे, एजुकेटेड सीखते नहीं थे। प्रोफेसर जैन साहब, मैंने तो जो एस्ट्रोलॉजी से आपके माध्यम से सीखा है, मुझे तो ये लगता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। हम पहचान पाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। मुझे ये जी। लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान भी रखेंगे, तो उनका जो मैनेजमेंट होगा, उनका जो स्टाइल ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट होगा, या किसी भी तरह का मैनेजमेंट होगा, बहुत ही उच्च स्तर